हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लास। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। फिर हमने और क्या पढ़ा था? दूसरा चीज पढ़ा था स्टेप्स स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। फिर क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। और जो हमें पढ़ना था, क्या इम्पोर्टेंट मेथड्स important methods in साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट मेथड्स। क्या क्या इम्पोर्टेंट मेथड्स से कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। सबसे पहला था ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड। फिर सेकंड था एक्सपेरिमेंटल। फिर तीसरा था कोरिलेशनल। क्या था? कोरिलेशनल। चौथा था सर्वे। और पांचवा था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और छठा केस स्टडी। ये 6 मेथड हमें पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशनल। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि ये जो मेथड है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, जिसमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अच्छे से देखो और समझो उसमें क्या चीजें हो रही है। तो ये क्या करता है, उस बिहेवियर को समझाएगा या उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जिसको हम देख करके समझ सकते हैं। देख करके समझने की बात होती है यहाँ। तो देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप डेली लाइफ में देखते रहते हो। हाँ, देखने के बाद भी समझ आता है कि अच्छा, ये चीजें मतलब एक पैटर्न नोटिस करते हो कि अच्छा हाँ। हाँ, कि अगर मान लो घर के सामने से 3 साइकिल के बाद एक बाइक जा रही है, हर दिन ऐसा नोटिस करते हो 3 साइकिल फिर एक बाइक, 3 साइकिल फिर एक बाइक। एक अपना आपने पैटर्न बना लिया कि अच्छा ये, फिर एज्यूम करोगे कि अच्छा चौथी बार में भी यही होने वाला है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, क्या सारी की सारी आप नोटिस करते हो? क्या नहीं, ये भी है। हाँ, वी सी बट वी डू डू नॉट ऑब्जर्व। बहुत सारी चीजें हैं कि हम उनको देख तो लेते हैं लेकिन उनको ऑब्जर्व नहीं। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि देखने के साथ साथ उसको नोटिस भी करना है कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि बस केवल देख लिया तो वो हो गया ऑब्जर्व। अब यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ गई। We remain aware of only a few things that we see daily। हमें पता है कि हम जितनी भी चीजें देखते हैं उसमें से कुछ ही चीजों के बारे में हमें पता होती है। हाँ, कुछ ही चीजों के बारे में पता होती है का मतलब होता है कि हम उसको उसके बारे में जानकारी रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे समझने वाली बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डे टू डे ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। डे टू डे ऑब्जर्वेशन आपका अपना अलग हिसाब होगा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बता कि साइंटिफिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टमैटिक चीजें। तो साइंटिफिक चीजों में क्या करना पड़ता है? सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के कुछ पार्ट होते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से पार्ट होंगे वो नोटिस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें होंगी? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला होगा सिलेक्शन। क्या होगा? सिलेक्शन। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा? सिलेक्शन के बाद में आता है रिकॉर्डिंग। पहले मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उनमें से कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं
हम सारी की सारी चीजें को तो देख नहीं सकते या उनके बिहेवियर को समझ नहीं सकते। याद करो पहले भी पढ़ा रखा है कि जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जितने भी स्टिमुलाई होते हैं, वो क्या सारे के सारे हमें समझ में आ जाते हैं? नहीं, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, कोई पार्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले कुछ पार्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करो। जैसे अगर मान लो कि आपको देखना है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि या ऐसे आप जा करके अपनी क्लास में चेक कर सकते हो कि हाउ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 11th स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल। तो वो जो बच्चे हैं वो अपना टाइम स्कूल में कैसे व्यतीत कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि वो कितना पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको सिलेक्शन में क्या करना सकते हो, सिलेक्शन में क्या क्या कर सकते हो? सिलेक्शन में आप ये चीज दिखा सकते हो कि यहाँ पे कि यू हैव अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंस इन स्कूल। तो एक चीज देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो बच्चे हैं वो कैसे क्लास 11th में, ये जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो कैसे अपना स्कूल में टाइम मतलब कि कैसे अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो, कैसे मतलब कि अपना टाइम उनका जा रहा है। तो एक तो या तो हो सकता है कि रिसर्चर जो उसको अच्छे से पता है कि क्लास 11th में बच्चे क्या करते हैं। हाँ, ये तो अच्छे से पता होगा, खूब अच्छे से पता होगा कि क्लास 11th में बच्चे क्या करते हैं। या दूसरा ऑप्शन होता है कि रिसर्चर खुद जा करके देखे कि क्या चल रहा है, बच्चों बच्चे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों ही तरीकों से सिलेक्शन में मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं कि एक तो देख करके वो लिस्ट वगैरह बना ले, और दूसरा किसके कहते हैं कि वो जा करके वहां पे देखे। तो सिलेक्शन तो यानी कि ऑब्जर्वेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन। अब जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, जिन जिन एक्टिविटीज का आपने सिलेक्शन किया है फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको एक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, लिस्टेड इंफॉर्मेशन है उनको लिखना पड़ेगा। While observing, a researcher records the selected behavior यूजिंग डिफरेंट मीन्स। तो अलग अलग तरीके से क्या करेगा, जितने भी बिहेवियर को उसने सेलेक्ट कर रखा होगा कि हमें ये देखना है बच्चा कितना घूमता है, हमें ये देखना है कि बच्चा कितना पढ़ता है, क्लास में कितना क्वेश्चन आंसर करता है, ये सारी बातों को वो ध्यान में रखते हुए, इन सब एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग या सिंबल्स या शॉर्ट हैंड, इन सब टेक्निक के थ्रू वो डेटा को रिकॉर्ड करता है। और तीसरा, जब आपने कर लिया सिलेक्शन कर लिया रिकॉर्डिंग, तीसरा आता है एनालाइज कर। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल आपने सिलेक्शन कर लिया रिकॉर्डिंग, डेटा को भी एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द डेटा क्या होगा यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो डेटा जो आपने रिकॉर्ड किया उसको एनालिसिस आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो एनालाइज करते हैं जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा इन सब। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है। अब कोई भी, अगर कोई भी गुड ऑब्जर्वर होगा, तो कोई भी गुड ऑब्जर्वर होगा तो उसको पता होगा कि उसको कौन सा डेटा चाहिए। हाँ, और किसको ऑब्जर्व करना है किसको नहीं ऑब्जर्व। हाँ, उसको क्या डेटा चाहिए, किसको ऑब्जर्व करना है किसको नहीं ऑब्जर्व करना है, ये भी उसको पता। ठीक है, और कहाँ से डेटा को उठाना है कहाँ से नहीं उठाना है, ये सारी बातें उसको पता होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आएगी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड में ये तीन पार्ट होते हैं। अब फिर अगला आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं कि या तो नेचुरलिस्टिक होंगे या तो कंट्रोल्ड होंगे। अब नेचुरलिस्टिक कौन से होते हैं, नेचुरलिस्टिक मतलब होता है ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनको वैसे ही होने दो, जैसा नेचर में चल रहा है वैसे ही होने दो, तो भी तो उसे बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। क्या, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है कि जो नेचर में जैसा हो रहा है वैसे ही हो, उसमें कोई भी तुम मतलब कि अगर ऐसे समझ लो कि अगर मुझे देखना है कि क्लास 11th के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं कि मैं जा करके बोल दूं क्लास 11th के बच्चे कि भाई मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि कैसे पढ़ लिख रहे हो, तब तो वो अच्छा पढ़ना लिखना शुरू ही कर देंगे। सीधे मैं जा करके ऐसे कहीं खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बिना उनको कोई सी इन्फॉर्मेशन। तो इसी को बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। हाँ, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में कभी भी कंट्रोल नहीं किया, किसी भी चीज को किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है या थोड़ा भी मैनिपुलेट नहीं करना है सिचुएशन। जबकि वहीं पे, अब हाँ ठीक है, ये सब के ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, होम में, घर पे होते हैं, स्कूल वगैरह में होते हैं। हाँ, केयर सेंटर्स में कहाँ पे होते हैं ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जहाँ पे
कोई भी चेंजेस नहीं करने, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो होते हैं। और जब मैं बात करूंगा कि जब मैं बात करता हूँ कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कौन है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर अगर क्या कहते हैं कि एक एक कमरा है, अब मुझे देखना है कि जस्ट एक कमरा बना दिया, अब उस कमरे में एक बच्चे को बैठा दिया। हाँ, एक कमरा है, अब उस कमरे में मैंने एक बच्चे को बैठा दिया, अब वो बच्चा बैठा हुआ है। फिर अचानक से मैंने दूसरी जगह से जा करके एक बटन ऑन किया, जिसकी वजह से उस कमरे में पूरा पूरा स्मोक आने लगा। जब उस कमरे में स्मोक आने लगा तो वो बच्चा फटाफट, अब मुझे देखना था कि ये बच्चा जल्दी से जा करके इमरजेंसी बटन दबाता है या नहीं दबाता। ठीक है, तो जब वो कमरे में स्मोक आने लगा, तो फिर क्या कहते हैं कि, तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा जा करके फटाफट से क्या कहते हैं कि वो इमरजेंसी बटन दबा देता है। जब वो इमरजेंसी बटन दबा देता है, इससे मुझे पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा बहुत ही एक्टिव है। यानी कि समझ में आया, तो आपने क्या कंट्रोल किया था, यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है, यानी कि ये आपको कंट्रोल्ड वो हो गया, क्योंकि आपने इसमें स्मोक को कंट्रोल कर रखा है। तो यानी कि इतना सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जैसे ही धुआं आने लगा वो बच्चा उठ के गया, यानी कि अगर धुआं नहीं आता तो वो बच्चा कभी भी जा करके इमरजेंसी बटन दबाता है। तो यानी कि ये था आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि दो टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक होता है नेचुरलिस्टिक और दूसरा होता है कंट्रोल। इतना बात समझ में आ चुका होगा। फिर फिर अगला आता है नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट, जैसे कि अब मान लो कि तुम रिसर्चर हो, क्या हो, रिसर्चर। अब तुम्हें देखना है कि क्लास 11 के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे। तो एक काम करो कि खुद ही जाकर के क्लास 11 में पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो, और फिर देखो कि पूरा पता कर लो, 6 महीने पढ़ो और समझ में आ जाएगा क्लास 11 में क्या चल रहा है। तो हो गए पार्टिसिपेंट, इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेंट। भले ही वो क्लास 11 में नहीं हो, लेकिन वो पर्सन जो भी रिसर्चर था, वो क्लास 11 की तरह जा करके मिलजुल करके उनके साथ रहा और उनको समझा उमझा, तब जा करके पता चल गया कि अच्छा ये बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं या ऐसे ही रहते हैं, वो सारी चीजें पता चल गई। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रिसर्चर ऐसा भी होता है, वो रिसर्चर कहता है कि मैं क्लास 11 में नहीं, मैं बाहर से ही देखूंगा ये बच्चे जो भी कर रहे होंगे क्लास 11 वाले, मैं उनको देखूंगा वो क्या कर रहे होंगे। तो वो नॉन पार्टिसिपेंट हो गए, क्योंकि वो उनमें उनके साथ में नहीं जा रहा है। हाँ, उनके साथ में जो क्लास 11 के बच्चे थे जिनके एक बार स्टडी करनी थी, वो उनके साथ में नहीं जा रहे थे। यानी कि जब जो पर्सन, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, अगर उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जिसके ऊपर जिसको ऑब्जर्व करना है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला गया कि कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और अगर जब उसका नहीं, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, तो उसे बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बात समझ में आ चुकी है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन। ओके, अब अगला क्या है, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकम्स द पार्ट ऑफ द स्कूल और द ग्रुप ऑफ द पीपल। जिसके ऊपर ऑब्जर्व करना है उसका पार्ट हो जाएगा। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर टेक्स सम टाइम टू एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट विद द ग्रुप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। फिर अगर वो पार्टिसिपेंट ग्रुप का पार्ट पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको तो दिखाना पड़ेगा कि वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है, और लोग उसको बिलीव करें कि हाँ भाई कि ये भी उस ग्रुप का हिस्सा है। अब पता चले कि कोई क्लास 11 के बारे में जानना चाहता है और वो क्लास 11 में चला गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो बुढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, तो कहाँ से वो सोचेंगे कि अच्छा ये तो क्लास 11 का है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर बात है, तो वो लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि पहले वैसा बिहेव करो, ताकि पता चल जाए कि अच्छा ये लोग, अच्छा ये भी तो हमारे ग्रुप का ही हिस्सा है, तो सारी बातें वो बता देंगे। आप बड़े आसानी से उनके ऊपर स्टडी कर सकते। ये पहला, अभी तक हमने ये जो पढ़ रहे हैं ये था ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहे थे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये, इसमें क्या कहते हैं कि जब किसी भी पर्सन को नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में पढ़ना हो, तो सबसे अच्छा आसान सा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लो कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा
लेबर लगेगा। अच्छा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले तो, अब आप जा रहे हो क्लास 11 के बच्चों की स्टडी करने के लिए, तो क्लास 11 का बिहेव करने में भी तो तुम्हें लगेगा ना टाइम, कि उनको बिलीव करवाओगे भाई मैं भी क्लास 11 ये सारी चीजें करने के लिए। और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर के बायस पे ऊपर डिपेंड। ऑब्जर्वर, मान लो कि जैसे मैं ऑब्जर्वर, तो मैं तो पहले से ही लिख दूंगा कि अच्छा ये क्लास 11 के बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे हमें ध्यान रखना। ठीक है, जब फर्स्ट मेथड खत्म हो जाता है, यही था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम था ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर सेकंड मेथड जो आता है, सेकंड मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का जो, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो किस बेसिस पे रुका होता है, इसमें होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। किस पे? कॉज इफेक्ट रिलेशन। यहाँ पे होता है कॉज इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आर जनरली कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहां पे किस लिए किए जाते हैं? दो इवेंट्स होंगे या दो वेरिएबल्स, दो इवेंट्स या दो वेरिएबल्स के बीच में, कि अगर मान लो कि पहला, जैसे एक एग्जांपल अभी लिया था ना, एग्जांपल अभी लिया था कि जब कमरे में स्मोक आया, जैसे ही कमरे में स्मोक आया, वो बच्चा उठ करके क्या कहते हैं कि इमरजेंसी बटन दबाने की वो दौड़ा। ठीक है, यानी कि अगर स्मोक नहीं आता तो बच्चा नहीं दौड़ता, यानी कि कॉज की, कॉज क्या था? स्मोक। और वो बच्चा जो मतलब कि वो, हाँ, इमरजेंसी बटन का दबाना क्या कहते हैं, क्या था? इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ? स्मोक आया और तो फिर इमरजेंसी बटन को उसने प्रेस किया। तो यानी कि इतना बात आपको समझ में आ गया कि जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? वो किए जाते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के ऊपर क्या फर्क है। हाँ, एक इवेंट का दूसरे इवेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, या एक वेरिएबल का दूसरे, अच्छा, दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे एक चीज होता है, एक्सपेरिमेंट जितने भी किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? कंट्रोल्ड सेटिंग में किए जाते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं किसमें किए जाते हैं? कंट्रोल्ड सेटिंग, मतलब अगर कंट्रोल्ड मैनर होगी तभी वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जितने भी, अगर यहाँ पे देखो दो वेरिएबल, याद करो मैंने पहले भी बता रखा है कि वेरिएबल क्या, वेरिएबल क्या होता है? जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, अगर जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ में या प्लेस के साथ में, जिनकी भी, या कॉन्टेक्ट के साथ में, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट या टाइम के साथ में जिनकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, हाँ, तो यानी कि, एक मिनट, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? तो नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल के ऊपर क्या हो, डिपेंड करे, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे अभी ये जो पिछला एग्जांपल देखा था कि बच्चे वाला, तो यानी कि जब वो बच्चा क्या कहते हैं बटन दबाने के लिए कब गया? जब स्मोक आया। यानी कि जो बच्चा था, या जो बच्चा का जाना वहां पे, मतलब कि उस बच्चे का वहां पे बटन दबाने के लिए जाना, क्या हुआ? वो कंट्रोल्ड या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो बच्चा उठ करके गया बटन दबाने, वो क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। और स्मोक क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोक जो था वो क्या था? इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्मोक जो था वो क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतना बात समझ में आ गया हो? Variables are many types. We will, however, focus on independent and dependent variable. Independent variable is that variable which is manipulated. ध्यान रख लो कि आप, अच्छा मुझे बताना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर सकते हो या डिपेंडेंट में चेंज? तो ध्यान में रख लो, जो इंडिपेंडेंट होता है इसी को मैनिपुलेट किया जाता है, या इसी को आप कंट्रोल कर सकते
ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट या कंट्रोल, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसी को मैनिपुलेट या कंट्रोल किया, ओके, या इन्हीं को अल्टर किया जाता है। अल्टर का मतलब मैंने पढ़ा रखा है कि शायद चेंज होता है, ठीक है। इट्स स्ट्रेंथ वेरीड बाय रिसर्चर इन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसी की वैल्यू को या इसी के स्ट्रेंथ को क्या किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है, ओके। इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल व्हिच द रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व। हाँ, तो यानी कि इसी वेरिएबल का इफेक्ट देखना था, इसी वेरिएबल का इफेक्ट देखना चाहता है, जैसा कि अभी जो हमने एक पिछला एग्जांपल लिया था, किसमें स्मोक और वो इमरजेंसी बटन का प्रेस करना। तो हम यही देखना चाहते थे कि स्मोक आने पे वो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा। स्मोक आने पे स्टूडेंट इमरजेंसी बटन को दबाता है या नहीं दबाता है, यही उसकी एक्टिविटी को देखना था। तो हमने देखा कि स्मोक आने पे वो बच्चा मतलब कि जल्दी से जाकर के बटन दबाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा एक्टिव था। तो यहाँ पे जो कंट्रोल्ड वेरिएबल था वो क्या था, स्मोक था। और जो कंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। The researcher wanted to examine the effect of response, presence of the other person। अब दूसरा ये भी देखा गया कि अगर मान लो कि दो बच्चे थे इसमें, हाँ, अभी तक तो जो हमने देखा इस स्टडी में एक ही बच्चा था। अब मान लेते हैं कि उस कमरे में दो बच्चे, ठीक है, उस कमरे में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे। अब हमें देखना है कि वो बच्चा, अब यहाँ से फिर से स्मोक आया, स्मोक आने पे अब की देखा गया तो क्या कहते हैं कि पहले अगर मान लो कि पहले क्या हुआ, अब की दोनों ही बच्चे स्मोक आने पर दोनों ही नहीं उठे, इमरजेंसी बटन दबाने के लिए दोनों ही नहीं उठे। पहले एक बच्चा था तो वो तो उठ गया, लेकिन अब की दो बच्चे कमरे में बैठे थे तो वो यही शायद वही सोचते रहे कि अब ये जा करके बटन दबाएगा या ये जा करके बटन दबाएगा, इसके चक्कर में कोई बटन ही नहीं दबाया, इमरजेंसी बटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, independent variable was presence or the absence of other persons in the room। तो यानी कि यहाँ पे जब दूसरा पर्सन भी आ गया तो वो इंडिपेंडेंट है, एक तो स्मोक था ही था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगला क्या आ गया यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब की क्या आ गया, अब की आ गया प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन। प्रेजेंस और प्रेजेंस दूसरा पर्सन है या नहीं है, अगर दूसरा पर्सन है तो या नहीं है, यही है हमारा क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इतना बात समझ द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व, जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखा जाता है, जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखा जाता है उसे क्या बोला गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसे क्या बोला गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया। अगला डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो रिसर्चर क्या डिजायर करता है उसको एक्सप्लेन, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक्सप्लेन करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जितना चीज रिसर्चर चाहता है उसको एक्सप्लेन, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फेनोमेना द रिसर्चर डिजायर्स टू एक्सप्लेन, उन फेनोमेनन को बताएगा जिसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, एक्सप्लेन करना, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल एंस्यू फ्रॉम चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी कि हमें पता होता है कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में पक्का चेंज होगा 100%। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी। The frequency of reporting of the smoke in the above case was dependent variable. Thus, the independent variable is the cause. Independent variable क्या होता है, cause होता है। ध्यान रख लो, independent variable जिसको independent variable cause था, और effect dependent variable effect होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल करते थे, डिपेंडेंट को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट। इंडिपेंडेंट और ये ध्यान रखना कि इंटर ये दोनों ही
वेरिएबल चाहे वो इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो, ये दोनों क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, इंटरडिपेंडेंट का मतलब हुआ आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब हुआ ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट। कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग से आ जाए और डिपेंडेंट अलग से आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करें। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही एग्जिस्ट करें। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूजन बाई नॉट ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को और भी चीजें क्या कहते हैं कि अफेक्ट करती है, केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अफेक्ट करता है क्या, तो नहीं। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अफेक्ट करता है क्या, तो नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर चूजन बिकॉज रिसर्चर्स थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। अच्छा, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैसे चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं कि रिसर्चर का किधर इंटरेस्ट, रिसर्चर का किस में इंटरेस्ट है, उसको वो चुनेगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट। बाकी जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। और वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, कंट्रोल करके रखा जाता है, ताकि इनके कॉज एंड इफेक्ट को, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कॉज और इफेक्ट को अच्छे से समझा जा सके। इसलिए बाकी के वेरिएबल्स जो भी होते हैं, बाकी के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। बाकी के वेरिएबल्स को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से चीजें समझ में आई होंगी, क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या होगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना है तो आपको चाहिए। अब देखो, यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ग्रुप होंगे, दो ग्रुप होंगे। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप। ये दो ग्रुप होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और कंट्रोल्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, सीधे उनको अलग रख दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मुझे देखना है मुझे देखना है कि पानी डालने पे पेड़ों पे क्या इफेक्ट, पानी डालना है, अच्छा सॉरी, पानी डालने से पेड़ों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने क्या किया, ऐसे दो ग्रुप में पौधे रख दिए, दो ग्रुप में कुछ प्लांट्स रख दिए। ठीक है, दो ग्रुप में प्लांट्स रख दिए ऐसे। एक ग्रुप वालों को मैंने पानी दे दिया, एक ग्रुप को पानी दे दिया कि इनमें पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया और दूसरे ग्रुप वालों में पौधों में पानी नहीं डाला। तो जिन पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, और मुझे देखना था कि पानी का क्या इफेक्ट होता है, जिन पौधों में मैंने पानी डाल दिया है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पार्ट, वो क्या हो गए, वो किसके पार्ट हो गए, एक्सपेरिमेंटल के पार्ट। ठीक है, जिन पौधों में मैंने पानी डाल दिया वो किसके पार्ट हो गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट। और जिनमें मैंने पानी नहीं डाला वो कंट्रोल्ड। सीधी सी बात इतनी ही है। ठीक है, क्या समझ में है, समझ में ये है कि जिन पे क्या कहते हैं कि जिनमें हमने क्या कहते हैं जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, या जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपोज किया जा रहा है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएंगे। ओके, इतना बात समझ में आओ। तो एक्सपेरिमेंट्स जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब क्या केवल, कल को मैडम पूछ ली कि क्या केवल और केवल एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है क्या, तो कह देना नहीं, एक नहीं, एक से ज्यादा भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो सकते हैं। क्या एक ही कंट्रोल ग्रुप होगा क्या, नहीं, एक से ज्यादा भी कंट्रोल ग्रुप हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको लिख लेना। एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप in which members of a group are exposed to independent variable manipulation। मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन हो रहा होगा, वो वाला ग्रुप हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, कंट्रोल ग्रुप होता है ये, हम्म
is treated in a every way like the experimental group except the manipulated variable is absent in it. यानी कि सीधी सी बात है कि इसमें इसमें मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है। किसमें? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है। और इसमें क्या होता है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट। मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, इसमें कोई मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी बाय द लैथेन एंड डार्ले, देयर वर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन कंट्रोल ग्रुप। तो जब ये ऊपर हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किया था, क्या नाम है, लाटेन एंड डार्ले ने किया था। तो इसमें क्या कहते हैं कि दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे और वन जो था, एक था कंट्रोल ग्रुप था। अब कौन से एक्सपेरिमेंटल थे तो समझते? द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी वर सेट अप इन थ्री टाइप्स ऑफ रूम्स। या मतलब कि ये सीधी सी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि तीन कमरे लिए थे इन्होंने। कितने कमरे लिए थे? तीन। तीन रूम लिए ऐसे, तीन स्टडी रूम लिए, वही वो स्मोक वाला पार्ट है। ठीक है, तीन रूम लिए थे इन्होंने। इन वन रूम नो वन वाज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप में था कि कहते हैं कि कोई नहीं था, एक ग्रुप में कोई नहीं था। सेकेंड रूम में क्या था? अदर टू पर्सन वर ऑलरेडी सीट, वहां पे दो पर्सन ऑलरेडी बैठे थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कि जिसमें जिसमें कोई नहीं था, तो उसमें क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो हो गया कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, वो कंट्रोल ग्रुप। बाकी दो में क्या कहते हैं कि दो लोग ऑलरेडी सीटेड थे, तो वो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, वहां पे क्या कहते हैं कि ये जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट, तो वहां पे क्या कहते हैं कि हमारा सीधी सी बात है, वहां पे एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। वन ग्रुप वाज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग व्हेन स्मोक फिल्ड इन द रूम। एक में क्या कहते हैं बता दिया, एक ग्रुप को बोल दिया गया था कि भाई देखो, अगर क्या कहते हैं स्मोक आता है तुम्हें कुछ नहीं करना। अदर ग्रुप वाज नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन। और दूसरा ग्रुप था जिसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन हैड अकर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल्ड ग्रुप measured in terms of reporting smoke was कंपेयर्ड विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब कि दोनों का, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का देखा गया, तो देखा गया कि जो कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेंट मतलब ऐसे समझो, इसमें केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ। इसमें क्या हुए? एक पर्सन, पहले से दो पर्सन और बैठे थे। इसमें क्या हुआ? एक पर्सन तो वो आया ही आया, और इसमें दो पर्सन, मतलब कि एक पर्सन और पहले थे। तो ये देखा गया कि जिसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पे दो पर्सन और बैठे, जिसमें क्या कहते हैं जो कंट्रोल ग्रुप वाला था, जिसमें मतलब कि कुछ नहीं था, वो क्या कहते हैं कि बड़ी जल्दी से जाकर के इमरजेंसी बटन या जो भी कहते हैं उसने रिपोर्ट किया कि स्मोक आ रही है, और बाकियों ने स्मोक के लिए रिपोर्ट नहीं की। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि कंट्रोल ग्रुप और क्या हो। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप और इसके बारे में हमें पता चल चुका। यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। अब आगे, it should be noted that in an experiment, except for experimental manipulation, हमें पता है कि experimental manipulation तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ा? चेंज, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन ही हो रहा है, उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजों को क्या रखना पड़ा है? कांस्टेंट। बाकी सारी की सारी चीजों को क्या करना पड़ा है? कांस्टेंट रखना पड़ा है। उसको कांस्टेंट रखने का कारण क्या था कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल पे उनका फर्क ना पड़ता है। ठीक है, वन अटेम्प्ट टू कंट्रोल ऑल दोज रिलेवेंट वेरिएबल विच कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर अगर डिपेंडेंट, अगर हम क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट, बाकी बाकी वेरिएबल्स को अगर कंट्रोल नहीं करते, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में और ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पीड विद विच स्मोक स्टार्टेड एंटरिंग द रूम, total amount of smoke in the room, physical and other conditions of the room were similar in case of all three groups। तो यानी कि हमने स्पीड वगैरह को बदला नहीं था, कि स्पीड एक कमरे में अलग से क्या कहते हैं कि उसका स्पीड अलग होगा, दूसरे कमरे वाले धुएं का स्पीड अलग होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सबका स्पीड सेम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स वर डन रैंडमली। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट थे, ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेंट जो थे मतलब कि जो पर्सन जो बच्चे उसमें बैठे थे कमरे में, उन लोगों को रैंडमली चुना गया था, उन लोगों को रैंडमली चुना गया था। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के कहते हैं जेंडर के बेसिस पे या पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो रैंडमली चुना गया था, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी। ओके, अब आगे, in order to control relevant variables experiments use several control techniques। कुछ कंट्रोल टेक्निक्स होंगी जिससे क्या कहते हैं कि हमें बाकी बाकी के वेरिएबल्स को क्या करें, हम कंट्रोल करें। सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सटेनियस। देखो कभी भी हर एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी फालतू के वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रेनियस का मतलब ऐसे समझ लो जो एक्स्ट्रा है फालतू का पड़ते हैं, उन वेरिएबल्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है उससे क्या करते हैं कि इन सारे जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगे उनको हटा ही दो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे साउंड प्रूफ रूम में करो, साउंड प्रूफ रूम में करो, एयर कंडीशन रूम, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड टेम्परेचर। कहीं पे कि मतलब नॉइस ना आए, उसके लिए साउंड प्रूफ रूम, टेम्परेचर ना बढ़े तो उसके लिए क्या रख लो, एसी वाला रूम रख लो। ऐसे मतलब कि अलग अलग आप कर करके एक्सटेनियस वेरिएबल्स को हटा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन एक तो समस्या ये भी है, एलिमिनेशन क्या सारे के सारे एक्सटेनियस वेरिएबल को हटाया जा सकता है? तो कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे एक्सटेनियस वेरिएबल को हटाया जा सकता। तब फिर अब क्या बचा? तब हम ये कर सकते हैं कि चीजों को हम क्या करेंगे, मिनिमम लेवल पे करने की कोशिश करेंगे, या उनको जो जिन चीजों को नहीं हटाया जा सकता उनको हम चाहेंगे कि वो चेंज भी ना हो, जिनको अगर हमने हटा नहीं सकते उन चीजों को हम चाहेंगे कि वो चेंज भी ना हो। ठीक है, इन सब केसेस एफर्ट शुड बी मेड टू होल्ड देम कांस्टेंट। यानी कि जिन चीजों को अगर हम चेंज वहां मतलब कि कहते हैं कि हटा नहीं सकते, तो हम ये भी करेंगे कि वो चेंज ना हो। ठीक है, सो दैट दियर इफेक्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ताकि उनका इफेक्ट हमेशा सेम ही रहे, वो चेंज ना हो। फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिस्मिक, ऑर्गेनिस्मिक का मतलब होता है वो जैसे किसी के अंदर डर होता है या मोटिवेशन है, ये सारी चीजें या बैकग्राउंड वेरिएबल्स हो गए, इन सब वेरिएबल्स को हटाने के लिए, जैसे बैकग्राउंड वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई गांव का लड़का है या लड़की है, या शहर का लड़का लड़की है, ये सारी चीजें, या किस कास्ट का है, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, ये सबको भी क्या कहते हैं कि हमें इन सब चीजों को भी हमें यूज करना है, और इनको भी हमें मतलब कोशिश करनी है कि इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। इन दिस प्रोसीजर द रिलेवेंट वेरिएबल टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड, आर हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मेजर। यानी कि अब ऐसा हो सकता था कि जो कमरे में बच्चे बैठे थे, मैं ये, अब कोई कहेगा कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो गांव का लड़का था इसलिए वो देर में उठा था, हाँ इमरजेंसी बटन दबाने के लिए। हम एक काम करेंगे कि पूरे तीनों ही कमरे में गांव वाले लड़कों को ही बैठा दें, तो जिससे क्या होगा कि कोई दिक्कत ना आए क्या, और फिर तीनों ही कमरे में शहर वाले लड़कों को भी बैठा दें। ऐसे भी करके हम देख सकते हैं कि क्या मतलब कि ये काउंटर बैलेंसिंग इसी को बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोला गया, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक देखा बोला जाता है, जिससे क्या कहते हैं कि हम काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक में क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस का कोई इफेक्ट ना है। ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज यूज टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट। अगर जो सीक्वेंस इफेक्ट है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग। सपोज देयर आर टू टास्क गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट, मान लो दो टास्क दिए गए ए और बी। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले ए हुआ था इसलिए बी पे क्या इफेक्ट आया, हम पहले कुछ को दे देंगे कि पहले ए हुआ फिर बी वाला हुआ, और कुछ बच्चों को दे देंगे कि पहले बी हुआ फिर ए हुआ। इससे क्या होगा कि मतलब कि एक टास्क का दूसरे टास्क के ऊपर का डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है,
पता चले कि सीक्वेंस के इफेक्ट को समझ करके भी बता सकते हैं, इसलिए वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ा, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज करनी पड़ी। कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ी, काउंटर काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज करनी पड़ी। यानी कि आधे ग्रुप को क्या किया गया, पहले टास्क ए दे दिया गया और फिर उसके बाद उन्होंने टास्क बी किया, वहीं पे आधे ग्रुप को पहले बी टास्क करवाया फिर उसके बाद ए वाला टास्क करवाया। ठीक है। और जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं इनका क्या किया करना चाहिए, रैंडम, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं इनका क्या करना चाहिए, रैंडम असाइनमेंट करना चाहिए। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेंट को भी चुन चुन करके एक एक सीक्वेंस में लाना है, नहीं, उनको भी रैंडमली उठाना है। तो ये सारी चीजें, ओके। हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलेटिवली स्पीकिंग अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज इफेक्ट रिलेशन। अगर वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट है तो एक प्रकार से ये क्या करता है कि अच्छे से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बता सकता है। ठीक है। अगर आपका वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं है तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम होगी, ओके। However, experiments are often conducted in highly controlled laboratories। तो क्या होता है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लेबोरेटरी सिचुएशन में, और वो लेबोरेटरी सिचुएशन क्या होता है, हाईली कंट्रोल होता है कि वहां पर टेम्परेचर प्रेशर वो सारी चीजें ध्यान। इन दिस सेंस द ओनली simulate situations that exist in the outside world, they are frequently criticized for this reason। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट का क्रिटिसाइज इसलिए होता है, किस लिए होता है कि भाई ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन में हो रहा है। ये यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ये मतलब इसकी एक प्रकार से बुराई है। किसकी बुराई है, क्या नाम है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की बुराई है। They are frequently criticized for this reason. The experiments may produce results that do not generalize well। तो अब जब कोई भी चीज लेबोरेटरी में की जा रही है तो उसका बाहर तो हम यूज नहीं कर सकते ना, उसका रियल एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता, रियल सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसकी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि ये माना जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं उनकी क्या होती है, लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब उनको एक्चुअली मतलब कि डेली लाइफ में उनका यूज कम किया जाता है, डेली लाइफ में या रियल सिचुएशन में इसका आंसर कुछ और लग आएगा। ठीक है। another हाँ, another limitation of laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experiment। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे प्रॉब्लम को हम एक्सपेरिमेंटली ही पढ़ सकते हैं ना, सारे के सारे प्रॉब्लम को हम कैसे पढ़ सके, एक्सपेरिमेंटली पढ़ सके, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी इसकी दूसरी कमी है। इसकी दूसरी कमी ये है कि सारे के सारे चीजों को हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ऑन इंटेलिजेंस। अब हमें ये देखना है कि अगर बच्चा सही से खाना नहीं खाता या बच्चा सही से खाना नहीं खाता तो उसकी वजह से उसके इंटेलिजेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके इंटेलिजेंस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके इंटेलिजेंस का इफेक्ट देखना है। अब हम इसमें तो ये तो नहीं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हाँ। चिल्ड्रन कैन नॉट बी कंडक्टेड एज इट वुड इथिकली रॉन्ग टू स्टॉप एनीवन। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि चलो बच्चे को भूखा रखते हैं, हाँ चलो बच्चे को भूखा रखते हैं और इससे पता चलेगा कि अच्छा इंटेलिजेंस, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है जो रिसर्चर है वो एक्चुअल में पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में जाएगा या जहां पे वो फेनोमेनन हो रही है वहां पे उसको समझेगा, तो उसे बोला जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, उसको बोला गया फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्चर में वांट टू, अब मतलब कि रिसर्चर ये जानना चाहता है भैया कौन सा तरीका अच्छा है पढ़ने में, एक लेक्चर मेथड अच्छा है या डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर का मतलब होता है कि जस्ट पढ़ा दिया खत्म, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है चीजों को करके दिखाना। ठीक है। तो अब ये टीचर वो जानना चाहता था कि कौन सा, या रिसर्चर ये जानना चाहता था कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो अब रिसर्चर यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट करेगा, वो जाएगा, सीधी सी बात है कि क्लास में
अब देखेगा एक क्लास में क्या हो रहा है कि बच्चों को सीधे सीधे पढ़ा दिया गया, लेक्चर लिया गया, और दूसरे में बच्चों को अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो उसको पता चला कि जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो ज्यादा अच्छे से वहां पे पढ़ाई हो रही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है? फील्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है? फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जब रिसर्चर खुद जाते हैं, वो लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं हो रही है, लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं हो रही है। ये जो यहाँ पे जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रिसर्चर रिसर्च कहाँ नहीं कर सकता? फील्ड में, सॉरी, लेबोरेटरी में नहीं कर सकता। इसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, उस नेचुरल सेटिंग में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिनन हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिनन हो रहा है। ऐसे फिनोमिनन को बोला जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसे चीजों को क्या बोला गया? फील्ड एक्सपेरिमेंट बोला। इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ठीक है। अब आगे, many variables cannot be manipulated in laboratory setting। लेबोरेटरी सेटिंग में क्या होता है? बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं कि मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, मतलब कि उनको चेंजेस नहीं किए जा सकते। फिर से वही चीज यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब कहीं पे अर्थक्वेक आता है, इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, मतलब अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ना अर्थक्वेक का उन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ये देखना है हमें, ये देखना है कि अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट पड़ता है जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों पे अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट। तो इसमें देखिए समस्या ये आई, अब पता चले कि इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए अर्थक्वेक तो हम ला नहीं सकते। हम इस समस्या के लिए हम अर्थक्वेक तो ला नहीं सकते, और दूसरी चीज किसी के पेरेंट्स को तो मार नहीं सकते। ये देखना है कि भाई कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कि अच्छा बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे जहां जहां पे अर्थक्वेक आया होगा वहां पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अच्छा किसी भी बच्चे के अगर पेरेंट्स लॉस हुए हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। तो हाँ, तो ये इसको बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन। क्वासी का मतलब होता है एज इफ, कि अगर ऐसा हुआ होता। क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है एज इफ, कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। ठीक है। तो वही यहाँ पे इन सच सिचुएशन द रिसर्चर adopts a method of quasi experimentation। In such types of experiment, the independent variable is selected। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे वेरी नहीं कराया जाता। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको क्या नहीं कराया जाता? वेरी नहीं कराया जाता, तो उसको क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वी कैन हैव चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? हम उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, इन्होंने जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो। और कंट्रोल ग्रुप में उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस तो किया है अर्थक्वेक, लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं खोया है। ठीक है, जिन्होंने अर्थक्वेक। तो इससे हमें पता चल सकता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? क्वासी एक्सपेरिमेंट में हम वेरिएबल को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। Thus, a quasi experiment attempts to manipulate an independent variable in a natural setting। quasi experiment में क्या होता है कि जो वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल सेटिंग में होता है यूजिंग नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। ये नेचुरली अकरिंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे कोई पर्सन कुछ नहीं करता, ये अपने आप से ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने दो मेथड्स पढ़ लिए। जो थर्ड मेथड आता है उसका नाम है कोरिलेशनल रिसर्च। क्या नाम है? कोरिलेशनल रिसर्च। तो देखो, कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या है। ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब क्या? कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोरिलेशनल। एक मिनट, रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें एक वेरिएबल का, अगर एक वेरिएबल में मैंने चेंजेस की तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होगा इसको भी। ठीक है, अगर दो अलग अलग वेरिएबल है, मान लो एक एक्स है एक वाई, तो अगर मैंने एक्स में बढ़ाया, एक्स की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, क्या वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है या वाई की वैल्यू घट रही है, ये सब पता करना है।
हाँ, तो उसी को कहते हैं को रिलेशनल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, गलती से ये मत समझना कि एक्स के कारण वाई हुआ, नहीं, ये मत समझना कि को रिलेशनल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को सेम मत समझ लेना। कोरिलेशन में क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू, x के कारण y नहीं हुआ, x के कारण y नहीं हुआ, बल्कि x और y दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया है तो y की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये समझ। ठीक है, यहाँ पे कॉज इफेक्ट नहीं है कि x के कारण y हुआ, यहाँ पे ये ध्यान। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च we often wish to determine the relationship between two variables, यानी कि ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो को रिलेशनल रिसर्च होता है ये किसके दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, फॉर प्रिडिक्शन पर, प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे क्या हो। जैसे एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर द अमाउंट ऑफ स्टडी ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट। मतलब जितना ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है, हाँ, कितना ज्यादा मतलब कि जो टाइम कितना बच्चा पढ़ रहा है और उसका अचीवमेंट कितना। अगर हमें ये देखना है, टाइम और अचीवमेंट को देखना है कि अगर जितना ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है उतना ज्यादा अच्छा उसका अचीवमेंट भी है, या जितना कम बच्चा पढ़ रहा है उतना ही कम अचीवमेंट भी है, ये सारे जो बिहेवियर हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, कोरिलेशनल। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच एक्सपेरिमेंटल मेथड टीच टू। पहले ही मैंने बता दिया, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट को, कोरिलेशनल बताता है रिलेशन को, वो जो कॉज इफेक्ट नहीं है बल्कि ये बताता है कि ऐसा कि अगर एक में चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस होंगे, ये समझ। रादर you simply find out the relationship between two variables to determine whether they are associated। यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये दो वेरिएबल्स आपस में कितना एसोसिएटेड, एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल्स हैं आपस में कितना क्या है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, एसोसिएटेड का मतलब होता है कितना ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, कितना एक दूसरे से आपस में ये क्या है जुड़े हुए हैं, ये बताता है। ठीक है, या अगर मैं एक में चेंज करूंगा तो दूसरा चेंज होगा, यानी को वेरी एसोसिएट, हाँ, क्या ये एक दूसरे से चेंजेस हो रहे हैं या को वेरी हो रहे हैं। और अगला बात ये है कि द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। तो ध्यान में रख लो, कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है, जो जो स्ट्रेंथ है या रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ है इतना ज्यादा अच्छे से ये जुड़े हुए हैं, इतना ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं, और ये जो डायरेक्शन है रिलेशनशिप का वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर। और उस नंबर को क्या बोला गया, वो नंबर को बोला गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब आपसे पूछा जाएगा, मान लो कि कल को पेपर में पूछा गया कि व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और यहाँ तक पूरा लिखना। क्या लिखना है, द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। जो भी स्ट्रेंथ या डायरेक्शन जो भी होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस नंबर को ही क्या बोला गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और इसकी जो वैल्यू, इसका जो रेंज होता है, जो को इफिशियंट, जो क्या कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसका मतलब है ये, इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, +1 से लेकर के या -1, या -1 से बोल करके +1 तक, चाहे जहाँ तक। ठीक है, +1 फिर 0 0 और फिर पहले +1 होगा, बीच में क्या होगा 0 0, वहां पर भी होगा, और फिर क्या कहते हैं कि ये इसका रेंज है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज होगी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, प्लस से लेकर के -0 तक, कहाँ तक होती है, -0 तक। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर मैंने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, अगर y भी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू को इंक्रीज किया और क्या कहते हैं कि y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मैंने x की वैल्यू को डिक्रीज किया और y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया और y की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, अगर मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया
और वाई की वैल्यू क्या कम होने लगी तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव। निगेटिव कोरिलेशन क्या, अगर मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू को मैंने बढ़ाया और वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब दोनों बढ़े या दोनों साथ में ही घटे, दोनों ही बढ़े साथ में और दोनों ही घटे साथ में, तब तो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर लेकिन एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई नहीं इफेक्ट पड़ता, तो उसे बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। जब कोई भी रिलेशन, यानी कि एक्स को बढ़ाने पे वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, या वाई को बढ़ाने पे या घटाने पे एक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यानी कि अब हमने तीन मेथड पढ़ ली। तीन मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, फिर सेकंड हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद हमने सेकंड पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल, तीसरा हमने पढ़ा था कोरिलेशन। अगला आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का मतलब क्या होता है, सर्वे रिसर्च के थ्रू भी हम क्या कहते हैं कि काम कर सकते हैं। कैसे, सर्वे रिसर्च का मतलब होता है कि आपको सर्वे कराना पे, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, डेली सर्वे होता रहता है, क्या कहते हैं, टेलीविजन, ठीक है, या न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ सर्वे आता रहता है। सर्वे रिसर्च की इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी ओपिनियंस। तो देखो, किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन, मतलब कि एक ग्रुप का ओपिनियन जानना है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब किसी के ओपिनियन को जानना है या एटीट्यूड को जानना है या सोशल फैक्ट को जानना है, हाँ, तो अगर सोशल फैक्ट, एटीट्यूड या ओपिनियंस को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या कहते हैं कि सर्वे रिसर्च, सर्वे कराना पड़ेगा। ठीक है, सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस स्टडी ओपिनियन वगैरह वगैरह। their main concern initially was to find out existing reality और baseline। पहले जो इसका जो मेन कारण था, सर्वे रिसर्च का मेन मेन कॉज क्या था, ये क्या करते थे, एग्जिस्टिंग रियलिटी या बेसलाइन को पता करते। ठीक है, सो दैट दे वर यूज्ड टू फाइंड द फैक्ट सच एज, ये लिटरेसी रेट देखना जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना लिटरेसी रेट थी, कितना लोगों का रिलीजियस अफिलिएशन, अफिलिएशन का मतलब होता है लगाव होना, इनकम लेवल कितना किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कितना है कितना नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्वे रिसर्च। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्वे रिसर्च करना पड़ता है। they were also used to find out the attitude of the people toward the family plan। और सर्वे रिसर्च का ये भी देखा जाता है कि लोगों का क्या कहते हैं कि क्या है, फैमिली प्लानिंग को लेकर के क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीजें पता करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या हेल्थ को लेकर के क्या क्या चीजें हैं, तो ये सर्वे रिसर्च इसीलिए किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। अब आगे, द सर्वे रिसर्च यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स। सर्वे रिसर्च भी क्या होता है, अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। सर्वे रिसर्च भी क्या कहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। पर्सनल इंटरव्यू, जैसे सबसे पहला यूज किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू। एक होता है कि पर्सनल इंटरव्यूज किए जाते हैं, दूसरा क्या होता है क्वेश्चनायर्स के थ्रू, तीसरा होता है टेलीफोनिक सर्वे, या चौथा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये चार टेक्निक्स हैं, चार टेक्निक्स है जिसके थ्रू सर्वे रिसर्च किया जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को लोगों से लेता है, हम पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी क्या कहते हैं कि लोग दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या इनका ये सब कहाँ पे किया जाता है, इट इज यूज्ड इन डाइवर्स काइंड्स ऑफ सिचुएशन, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जब डॉक्टर, मतलब जब कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर के पास में जाता है, तो फिर डॉक्टर उससे पूछता है, अच्छा बताओ क्या हुआ है, हाँ, कल क्या खाया था, या क्या कहते हैं कि कैसे पैर टूटा है, ये जो भी होता है ये सारी बातें वो पूछता है। तो एक प्रकार से वो क्या हो, पर्सनल इंटरव्यू हमारा समझ में है। ठीक है, एन एम्प्लॉयर व्हेन मीटिंग और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछता है, भाई तुमने कल क्या किया था, ये सारी बातें। या सेल्स पर्सन जो होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो गाँव में, मतलब कहीं पर भी जो साड़ी वाड़ी बेचने वाले लोग होते हैं, कहते हैं, हाँ आंटी आपको कौन सी साड़ी चाहिए वगैरह, नहीं अच्छा ये किस कलर की चाहिए, तो ये सब एक प्रकार से जो भी बातें हो रही है, या कौन से ब्रांड का सोप चाहिए, ये सारी बातें जो चल रही है, ये सब भी होता है पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, टेलीविजन के ऊपर आपने देखा ही होगा कि मीडिया पर्सन हमेशा इंटरव्यू देते रहते हैं किसी न किसी चीजों को लेकर के।
या तो इंटरव्यू जो होता है वो भाई देखो क्या होता है कि क्या एक ही पीपल का हो सकता है क्या, नहीं, टू और मोर देन टू पीपल भी एक साथ में बैठ सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में भी क्या होता है, दो या दो लोग से ज्यादा भी बैठ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है जो इंटरव्यूअर होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, और अदर पर्सन जो होते हैं वो क्या होता है, आंसर दे रहे हैं। कभी कभी एक पर्सन होता है इंटरव्यूअर होता है, बाकी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी। इंटरव्यू में हमेशा एक पर्पज होता है। हाँ ठीक है, इंटरव्यू में हमेशा एक क्या होता है, पर्पज होता है, ये ध्यान रखिए कि इंटरव्यू एक पर्पजफुल एक्टिविटी होती है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या ओपिनियंस या एटीट्यूड या रीजन को पता करने में सहायता करता है। ओके। इट इज जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस। कभी कभी फेस फेस टू फेस होता है, कभी कभी फोन पे भी इंटरव्यू हो जाते हैं। ठीक है, फेस टू फेस भी तो होते ही होते हैं, और फोन पे भी इंटरव्यू होता है। ओके। अब इंटरव्यू को हमने दो कैटेगरी में बांटा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज, चाहे जो बोलो, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज होता है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड मतलब क्वेश्चन फिट है, आंसर भी सेम, मतलब कि क्वेश्चन पूरा फिक्स है कि यही क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें जो इंटरव्यूअर होता है क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, इवन वर्डिंग भी सेम है। क्या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में या स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू में क्या होता है कि जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी चीजें फिक्स हैं, ऑलरेडी फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है, आंसर भी फिक्स है, इंटरव्यू शेड्यूल सब कुछ एक प्रकार से, ठीक है, पूरा पूरा फिक्स होता है। अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज वन वेयर क्वेश्चंस इन द शेड्यूल आर रिटन क्लियरली इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, और हमें पहले से ही क्वेश्चन का भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, इंटरव्यूअर के पास में कोई लिबर्टी नहीं होगी उसमें चेंजेस करते हैं या उसकी वर्डिंग्स में चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसको जो क्वेश्चन पूछना है, और यहाँ पे द रिस्पॉन्सेस ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आल्सो सम केसेस स्पेसिफाइड इन एडवांस। तो देखो, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उसमें क्वेश्चन भी पहले से फिक्स होते हैं, और उनका एक ऑर्डर भी फिक्स होता है, और साथ में ही उनके रिस्पॉन्स भी लगभग लगभग फिक्स है। ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। इन्हें क्या बोला गया, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिनके आंसर्स पहले से ही फिक्स हैं, कि जिनके आंसर्स, इसके आंसर भी नहीं चेंज किए जा सकते, उन्हें क्या बोला गया, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके। इन कंट्रास्ट जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको नॉन स्टैंडर्डाइज बोला जाता है, द इंटरव्यूअर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन। इंटरव्यूअर के पास में क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कौन सा क्वेश्चन पहले पूछे, और उसकी वर्डिंग्स को भी वो चेंज कर सकता है। और यहाँ पे जो आंसर होता है वो भी आंसर भी स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्स भी स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी क्या स्पेसिफाइड होता है, क्या नहीं होता है। और रेस्पोंडेंट कैन आंसर क्वेश्चंस इन हिज वे, वो अपने तरीके से उसका आंसर वगैरह दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से दे सके, इसका आंसर या रिस्पॉन्स इन सब रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से दे सके, उसको क्या बोला गया, उसे उन क्वेश्चंस को बोला गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और लिस्ट शेड्यूल क्या होता है, ये भी, सॉरी, इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है ये, ठीक, इंटरव्यू शेड्यूल कहाँ, हाँ, द लिस्ट इज कॉल्ड इंटरव्यू शेड्यूल। कहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि इट इज रिक्वायर्ड दैट वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बिफोर हैंड। जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लिस्ट शेड्यूल बोला गया, जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या बोला गया, लिस्ट शेड्यूल बोला गया। अच्छा, इंटरव्यू क्या हो सकता है, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से पूछ सकता है, जहाँ पे एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यू पर्सन होगा जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होगा। और कभी कभी एक पर्सन एक ग्रुप का ही इंटरव्यू ले रहा होता है, कभी कभी एक पर्सन एक ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा होता है, कभी कभी क्या होता है एक ग्रुप मिल करके एक पर्सन का इंटरव्यू ले रहा होता है। जैसे जहाँ पे जॉब वॉब लगती है, हाँ, जहाँ पे जॉब वॉब लगती है क्या होता है, पूरा ग्रुप मिल करके एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है। और कभी कभी क्या होता है ग्रुप टू ग्रुप, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ चुका है। फिर इंटरव्यू इज अ
स्किल विच रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग। भाई देखो इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो अच्छा इंटरव्यूअर होगा उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट कैसे आसानी से जवाब दे सके, उसको पता होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट से कैसा जवाब लेना है कैसे नहीं लेना है। ये सारी चीजें उसको पहले से ही ट्रेनिंग वगैरह हुई होगी इंटरव्यू। ठीक है। द इंटरव्यू मेथड हेल्प्स ऑब्टेनिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, अच्छा से इंफॉर्मेशन निकालता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू इंडिविजुअल सिचुएशन। तो मतलब ये फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होता है जहाँ पे बड़े लोग बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इतना बात समझ में। इट कैन बी यूज्ड इवन विद चिल्ड्रन, नॉन लिटरेट पर्सन। जो इंटरव्यू मेथड होता है वो चिल्ड्रन के साथ में भी यूज किया जा सकता है, नॉन लिटरेट पर्सन के साथ में भी यूज किया जा सकता है। एन इंटरव्यूअर कैन नो whether the respondent understand the questions और रिपीट करना है। इंटरव्यूअर होगा तो उसको पता पूछ लेता है भैया कि क्या तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ आया या नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से बोलूंगा। ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है। क्वेश्चनायर सर्वे। क्वेश्चनायर सर्वे क्या होता है, एक बहुत सारा इसमें क्वेश्चन लिखा होगा और वो लोगों के पास में भेज दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, जिस जिन लोगों के पास में क्वेश्चन गया वो उसका जवाब भर करके फिर से वापस भेज देते हैं, मेल के थ्रू या पत्र के थ्रू लेटर के थ्रू भेज देंगे। और फिर इंटरव्यूअर उसको देख लेगा कि अच्छा क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं क्वेश्चनायर सर्वे। ठीक है। द क्वेश्चनायर इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल, ये होता है सिंपल वर्सटाइल और लो कॉस्ट होता है। लो कॉस्ट मेथड है हाँ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इट कंसिस्ट ऑफ एन प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें पहले से ही क्वेश्चन फिक्स होते हैं, पहले से ही क्वेश्चन फिक्स होते हैं। द रेस्पोंडेंट हैज टू रीड द क्वेश्चन। रेस्पोंडेंट को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसके बाद में उसके आंसर्स को वो मार्क कर देगा कि अच्छा ये वाला पार्ट है इसका आंसर। या कभी कभी वर्बली आंसर को देना होता है। दे आर इन सम वे हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कभी कभी क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड एक प्रकार से इनको कह सकते हैं। जो क्वेश्चनायर सर्वे होता है वो स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन भी फिक्स है, आंसर भी। क्वेश्चनायर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस एट अ टाइम, हाँ, हु राइट डाउन दियर आंसर। कभी कभी क्या होता है उस टाइम पे वो अपना आंसर लिख लिखते हैं और वो लोग क्या कहते हैं कि अपना आंसर लिख करके किसको मेल करते हैं या जैसा भी करते हैं। जनरली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड इन क्वेश्चन। क्वेश्चनायर में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चनायर में ओपन एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड भी होता है। याद करो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, ओपन एंडेड का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिनका हम क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से आंसर दे सकते। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें क्या कहते हैं हम अपने हिसाब से नहीं दे सकते। ठीक है। उसमें ऑलरेडी उसका आंसर फिक्स होता है। ठीक है। जिसमें जैसे किसी में होता है ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपको बात शायद समझ में आ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे होते हैं एस या नो में ही देना है या ट्रू या फॉल्स में देना है, तो ये क्या होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब जैसे मैंने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, अब इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अब इसमें तो है नहीं कि इसका कोई चीज और घुमा करके दे सकते हो जवाब। तो ये हो गया मेरा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब मैंने पूछा कि तुम कैसे होगा, तो जवाब तुम कैसे भी दे सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ जाए। ओके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन केस ऑफ रेटिंग, कभी कभी क्या होता है कि रेटिंग वेटिंग देनी पड़ती है कि भैया 3 पॉइंट में दूंगा, मैं 3 स्टार दूंगा या 5 स्टार दूंगा या दूंगा ही नहीं। तो ये सारी भी चीजें चलती रहती है। यहाँ पे ये सारी चीजें भी चलती रहती है, तो इसको आप इसको आगे थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से, ये समझ आ जाएगी चीजें। अब आगे चलते हैं। ठीक है। एक होता है टेलीफोनिक सर्वे। एक टेलीफोनिक सर्वे होता है। टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है, टेलीफोनिक सर्वे ऐसा सर्वे होता है जहां पे क्या कहते हैं कि टेलीफोन के थ्रू मतलब फोन किया, फोन पे मैसेज कर दी, सारे क्वेश्चन भेज दिए, अब फटाफट तुम आंसर भेज दोगे मुझे। तो यही होता है द टेलीफोन सर्वे हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम। अच्छा, टेलीफोन सर्वे से क्या होता है, अब कोई मुंबई में बैठा हुआ है और मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ से मुंबई पे जा करके तो इन्फॉर्मेशन निकालने जाऊंगा नहीं, तो सीधी सी बात है मैसेज करो तुरंत आंसर आ जाएगा, ना जाने की जरूरत है। सिंस द रिस्पोंडेंट डू नॉट नो द इंटरव्यू। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी होती है। अब क्योंकि रेस्पोंडेंट इंटरव्यूअर को नहीं जानता तो वो भी कुछ ना कुछ जवाब दे दे कि चलो ठीक है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ भी जवाब दे। However, since the respondent do not know the technique is fraud with under uncooperativeness। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कोऑपरेटिव नहीं करते, रिलेक्टेंस, लोग इंफॉर्मेशन देने की इच्छा नहीं करते। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर ऊपर से ही ऐसे चीजें चल जाती है, ऊपर ऊपर से मैं जवाब दे दूं। जैसे कभी देखो, जब जब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने के बाद में आता नहीं है,
व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के बाद में आता है कि क्या आपने, हाँ मतलब कि आपको क्या ये वीडियो कॉल करके कैसा लगा, शायद उसका रेटिंग वेटिंग भी पूछता है। तब आप बता, आप उसको शायद निगलेक्ट ही कर देते होगे कि ठीक है क्या रेटिंग दूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे आपका रिलेक्टेंस आ जाता है या सुपरफिशियल आंसर, और कभी कभी मन करता है लो 5 स्टार दे देता हूँ ऐसे भी ना हो। There is also a possibility that those responding may differ from those not responding. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्डिंग, और कभी कभी इनका एज वगैरह भी मैटर करता है, किस एज के लोग हैं, जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीजें भी differ करती हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर, ऑलरेडी हमने ऑब्जर्वेशन वाला मेथड पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अभी तक हमने ये सर्वे मेथड पढ़ लिया। देखो, ऑब्जर्वेशन वगैरह पढ़ लिया, सर्वे मेथड है सेवरल एडवांटेज। सर्वे का एडवांटेज क्या है कि ये इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से, बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट, सिंस कंडक्टेड क्विकली, क्योंकि सर्वे बहुत आसानी से जल्दी से करवाया जा सकता है, तो पब्लिक ओपिनियन नए नए इश्यूज पे बड़े जल्दी से पता किए जाए। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी, पीपल में गिव एनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत भी दे सकते, क्या दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत दे सकते। हो सकता है कि मेमोरी लैप्स हो जाए, या हो सकता है कि वो रिसर्च, दे मे नॉट वांट टू लेट द रिसर्चर नो व्हाट दे रियली बिलीव। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे मन में तो कुछ और है, मुझसे पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या चिकन खाते हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं बताना चाहता कि मैं चिकन, तो मैं बता दूंगा हाँ हाँ मैं तो खाता हूँ। तो ये सारी बातें, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन भी सर्वे वगैरह में देते हैं। ठीक है, पीपल समटाइम्स ऑफर रिस्पॉन्सेज दे थिंक एंड रिसर्चर वांट टू हियर, कभी कभी वो वही जवाब देते हैं कि जो तुम सुनना चाहते हो। तुम सुनना चाहते हो नहीं तो नहीं जवाब होगा, तुम सुनना चाहते हो हाँ तो हाँ जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दी, ठीक है। बाकी दो मेथड बड़े हैं बचे हैं, एक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और एक है केस स्टडी। इसको देख, दो मेथड बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर